हाँ बच्चों, तो सबको वो कंसेप्ट समझ आ गया जो मैंने कल समझाया था आपको, वेलोसिटी एसएचएम वाला, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट बच्चों? ओके, ये बच्चों एक्सरसाइज 0 बी पार्ट, एनी डाउट्स? आपको ये बात क्लियर हो गई कि कल हमने क्यों ऐसा कहा था कि फेस से सारा कुछ पता चल जाता है? कि जैसे अगर हमें पता है कि मान लो साइन ओमेगा टी वाला केस है, तो फेस 30 का क्या मीनिंग हुआ? कि वो फेस 30 का मतलब क्या था, वो कहाँ पे है? साइन 30 मतलब हाफ a/2, कि वो पार्टिकल a/2 पे है। आपको इस फेस से उसकी वेलोसिटी भी पता है, आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पता है, आपको एक्सेलरेशन भी पता है, सारा कुछ निकल आएगा ना फेस से। ओके, हाँ जी, आगे बच्चों इसमें कोई डाउट? डन। एक्सरसाइज 1 बच्चों, बी पार्ट एंड 10th ये वाला, विच इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन जिससे पता चल जाए कि भाई एसएचएम हो रही है। कांस्टेंट टाइम पीरियड नहीं, क्यों? वो तो सर्कुलर मोशन भी हो सकती है ना? बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सी प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक लग रहा है, बट डी पढ़ते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। सी और डी में से कौन सा बेटर है? डी ऑप्शन। बाय, देखो डेफिनेशन क्या है, ए प्रोपोर्शनल टू -x। जो सी ऑप्शन है वो ये क्लियर नहीं कर रही कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x है। सी ऑप्शन से तो सिर्फ प्रोपोर्शनल टू x पता चल रहा है। बाई चांस डी ऑप्शन कुछ और ही होती तो हम मान लेते कि चलो सी में भी साइन को नहीं कंसिडर किया, बट डी ऑप्शन में तो उन्होंने क्लियरली लिख दिया रिस्टोरिंग फोर्स, राइट? तो इसलिए बेटर आंसर क्या होगा? डी। पीछे क्या दिया, सी दिया डी दिया? डी दिया होगा। बात समझ गए बच्चों हमारी? हाँ, मल्टीपल होगा तो सी भी दे दोगे, मतलब सी इज अ बिट एम्बिगुअस। नहीं फर्क है ना, मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट की बात हो रही है। अगर मान लो आपकी कंडीशन कहीं पे आ जाए ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो वहां एसएचएम नहीं होगा। इट इज नेसेसरी कि ए इज प्रोपोर्शनल टू -x। माइनस की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो माइनस साइन ही तो बॉडी को वापस लेके आ रहा है, क्योंकि वहां रिस्टोरिंग फोर्स ही लिख दिया। रिस्टोरिंग फोर्स तो है ही माइनस के साथ। रिस्टोरिंग का मतलब ही है ना कि वो फोर्स जो उसको सेंटर की तरफ लेके आ रही है। राइट बच्चों? और कोई? फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय, तो बच्चों हमें पता है कि वही वाली बात कि अगर पोजीशन मान लो कोई एक्स होएगी, डिस्प्लेसमेंट एक्स होएगी, तो एक्सेलरेशन क्या होएगी? माइनस सम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और फोर्स क्या है? -m ओमेगा स्क्वायर एक्स।
तो उसमें m भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला बन जाएगा, -a(x). ठीक है, ये इन्होंने यानी जबरदस्ती दो कांस्टेंट्स लगाए हुए हैं, वो एक कांस्टेंट लगा के भी हम बना ही सकते थे कंडीशन, राइट बच्चों? एंड वी आल्सो नो कि उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? m ओमेगा स्क्वायर। जब तो हम a और x में बात करेंगे तो सिर्फ ओमेगा स्क्वायर होगा, जब जब f और x में बात करेंगे तो m ओमेगा स्क्वायर होगा। इज दिस क्लियर? और कोई बच्चों? डन। थ्री ए बच्चों, ए पार्ट। सेकंड देखो, हाँ, और दबे नहीं, ये जिनके हाथ खड़े हैं करिए कि नहीं करी, क्या बता रहे? नहीं की। ए पार्ट किया हुआ है, ए किस किस ने किया हुआ है? ये तो ऑलमोस्ट किया हुआ है सबने। चलो आप ऐसा करो, एक बार आंसर दिए चेंज देख लो, 6 का सी आएगा। सेकंड में दो आंसर दिए हुए हैं पीछे, शायद आंसर फेज का कुछ होगा उस। हम्म, अब चलो पहले तो ये है कि जो लिखा है कि अगर इनिशियल पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर, तो पोजीशन लिखा है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि मतलब साइन प्लस ही आएगा, माइनस लेने का तो सेंस नहीं बनता। हाँ तो ठीक है, दोनों लेते हैं हम, और आगे भी वेलोसिटी लिया है ओमेगा, तो उसको प्लस में मतलब प्लस ओमेगा ही लिखोगे आप। चलो मैं एक सेकंड क्वेश्चन बच्चों दिखा रहा हूँ आपको करके। इक्वेशन आपको दे दी उन्होंने कि इक्वेशन इज x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, इसको क्या लिखना? अब आपको कहा है कि t इक्वल टू 0 पे पोजीशन है 1 सेंटीमीटर, तो पुट करते हैं, तो 1 बन गया इक्वल टू a cos फाइव। इनिशियल वेलोसिटी कैसे आएगी इसको डिफरेंशिएट करके एक्स वाले एक्सप्रेशन को, तो वो क्या बन जाएगा? -a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाइव। तो 1 जब आप यहाँ लिखोगे तो यू विल गेट 1 इज इक्वल टू -a ओमेगा साइन फाइव। ठीक है जी, तो आपको बताना है व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज एंगल। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है, ओमेगा जो है दैट इज फाइव। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू तो है हमारे पास, दैट इज फाइव, करेक्ट? तो ए कैसे निकलेगा बच्चों सबसे पहले तो? हुँ? अच्छा, ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी ओमेगा दी है, और यहाँ पर भी खैर ओमेगा ही था, तो वो तो कट ही गया। तो सबसे पहले तो ए कैसे निकलेगा? ए कैसे निकलेगा? tan फाइव पे तो tan लोग तो ये कट ही जाएगा ना। नहीं, डाल सकते थे, मैंने कहा अभी तो इस इक्वेशन में तो कट ही गया ना ओमेगा। स्क्वायर एंड ऐड, ए निकालने के लिए तो यू विल स्क्वायर एंड ऐड ना, ताकि फाइव एलिमिनेट हो जाए। ए तो सीधा निकल आया, राइट? उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड व्हेन वी डिवाइड दीस टू वी गेट tan फाइव इज इक्वल टू
-1। तो यहाँ से अब अगर tan phi आपका नेगेटिव है तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हुई? -1, एक 3π/4 और एक 7π/4। हाँ हाँ, अभी वही चीज चेक कर रहे हैं हम कि यहाँ से ये वैल्यूज बनी और इसके आगे का कैसी बनेगी। ये तो मैंने फिर भी 2 लिखी है, वो तो 2π ऐड करके आगे बनती जाएंगी, है ना। हम तो एक क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं। अब इनमें से भी हमें चेक करना है कि ये दोनों में से कौन सी सही है, कौन सी गलत है। अगर मैं चेक करूं, जैसे ये फाई की जो वैल्यू आ रही है, एक सेकंड क्वाड्रेंट पे आ रही है, एक थर्ड में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो फिर क्या बन जाएगा? वो नेगेटिव आ जाएगा 3π/4 वाला। तो इसका मतलब कौन सा आंसर ठीक है? 7π/4 वाला। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो है एनसीईआरटी का, बट ये फेज के बारे में आपको समझा रहा है। जैसे मैं आपको कल मैंने आपको बताया था ना कि फेज डिपेंड करेगा कि आपने साइन में लिया या कॉस में लिया। ऑब्वियसली आप साइन की टर्म्स में लिखोगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा। आप क्या कह रहे थे? वो पाई 2π वाला क्या कह रहे थे? रिजेक्ट नहीं किया, हाँ वही, मतलब 7π/4 ही लेना है, बस एक ही लेना है। आई थिंक सिर्फ सी आएगा। चलो मैं अभी बता नहीं रहा, बट फिफ्थ में ना आपको जैसे क्या है, पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर कंसेप्ट और एनीथिंग। आपको डिस्टेंसेस दे दिए, इक्वेशन अज्यूम कर लो x इक्वल टू a sin ओमेगा t, उसमें पुट करो। मतलब जो एफर्ट है वो सिर्फ ये है कि साइन वाली टर्म्स को खत्म कैसे कर, अपने आप बन जाएगा आंसर। हाँ, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ग्रेटर देन 8। और डायरेक्शन आपको पता चल गई कि अभी आप x को, मतलब क्योंकि डिस्टेंसेस दिए हैं तो आपको पता है कि ये a और b जो है वो, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, उसके लिए दिया। हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब दूसरा सेकंड, 1 से 2। हाँ, ये अभी हमें नहीं पता सेकंड पेंडुलम क्या होता है। हम्म, हाँ, फ्रीक्वेंसी मींस 1/t। हाँ, तो सिर्फ अगर स्पेसिफिकली एंगुलर वर्ड लिखा हो तो एंगुलर बतानी है, अदरवाइज तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। 3 + sin ओमेगा t। तो इसका मतलब कि उसका जो एम्पलीट्यूड है, बट ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 4। हाँ, देखो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या थी, जैसे चलो एक एग्जांपल ले ही लो। है क्या ये कंफ्यूजन हो सकती है इसमें, कहाँ पे है? इसमें है कहीं और है? दिखाना मुझे कहाँ है। चलो 6 तो, चलो एक मिनट, जैसे मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, सोचो x इज इक्वल टू 3 + 4 sin ओमेगा t। मान लो ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका टाइम पीरियड क्या है, वो किससे आएगा? वो तो ओमेगा से ही आना, 2π/ओमेगा, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर मैं आपको पूछूं कि इसका, अब यहाँ पे ना दो अलग बातें हो जाती हैं। अगर तो मैं आपसे पूछूं इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताओ मीन पोजीशन क्या है? 3 है या 0 है? मीन पोजीशन की डेफिनेशन क्या होती है? मतलब निकालते कैसे मीन पोजीशन? मिडल ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशंस क्या बनेंगी? 3 + 4 एंड 3 - 4, तो -1 और 7 बनेगी। तो उसका मिड क्या बना? 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीन पोजीशन इज 3, राइट। अगली बात, एम्पलीट्यूड क्या है? व्हाई नॉट 7? Amplitude is not just maximum displacement, it is maximum displacement from mean position.
तो मेन पोजीशन 3 थी, 3 से 7 पे गया वो, तो वो 4 है, राइट? तो यहाँ डेफिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो एम्पलीट्यूड इज 4। तो प्लीज रिमेंबर, ये अभी आगे हमने जो कंसेप्ट पढ़ना है बच्चों, उसमें भी बहुत काम आने वाला है कि when we write x is equal to a sin omega t, उसमें what is x? Displacement from mean position, which may or may not be the origin. ठीक है, नॉर्मली हम मीन पोजीशन को ओरिजिन ले लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, बट अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ x इक्वल टू 3 + 4 sin ओमेगा t, यहाँ पर मीन पोजीशन इज नॉट ओरिजिन, है ना? यहाँ पे मीन पोजीशन क्या थी? x इक्वल टू 3। हाँ, यहाँ तो पोजीशन बता रहे हैं ना x, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं। मतलब ये जो फॉर्म है वो एग्जैक्ट एसएचएम वाली फॉर्म में नहीं है ना। जो एसएचएम वाली फॉर्म में जो x होता है वो डिस्प्लेसमेंट। बच्चों क्लियर है बात? बच्चों प्लीज ट्राई करना, फिफ्थ सबका होना चाहिए, ठीक है? कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग ट्रिक या कंसेप्ट है, वो इक्वेशन को ही मैनिपुलेट करना। तो बच्चा ये बात सबको क्लियर हो गई कि अगर हम कहते हैं कि मान लो इनिशियल फेज इज 30 डिग्रीज लेट से, उसका क्या मतलब है? मतलब जब हमने देखना शुरू किया उस इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ पे, राइट? इनिशियल फेज का सिर्फ इतना सा मतलब है। क्लियर टू ऑल? तो सच में नहीं हुआ ना। मतलब 4 से बड़ा कैसे? 4 मतलब 4 की क्या इंपॉर्टेंस है? डजंट मैटर, ऐसे जम होगा ही नहीं ना। वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, आप जो केस की बात कर रहे हो ना वो सुपर पोजिशन है एसएचएम और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है एनर्जी इन एसएचएम। तो ये बहुत ही छोटा और सिंपल सा टॉपिक है। सी, हम बाकी सारे एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो उन्हीं एक्सप्रेशन पे आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें बच्चों काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? हाफ एम
वी स्क्वायर, जो कि बन गई, अब दोनों फॉर्म्स में लिख लेते हैं, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos square omega t plus 5, or I can also write it as half करेक्ट। ये ए भी आएगा कहीं से ना, हाफ एम ए स्क्वायर ठीक है जी। इसमें कोई डाउट किसी को? पोटेंशियल एनर्जी बच्चों अभी हम एकदम डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे, क्यों? पता नहीं हमें कैसी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बट इट विल सो टर्न आउट बच्चों कि जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना, अ, वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हम्म, हाँ उससे ही निकाला आपने, प्रैक्टिकली रिस्टोरिंग फोर्स जो थी उसी का एफ डॉट डी एक्स करके निकाला आपने। ठीक है, मतलब उससे निकल सकते हैं, हम और सिंपल फॉर्म में आगे ड्राइव करेंगे, इसलिए मैं अभी वो नहीं करा रहा। तो बस यहाँ से बच्चों जो हमें मेन बात देखनी है, एक तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी क्या बन गई, के ई प्लस पी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि हम देख सकते हैं कांस्टेंट है। तो एक एसएचएम में एक बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, सिस्टम की रादर वी शुड से। मैंने सिस्टम क्यों बोल दिया? पोटेंशियल एनर्जी तो बॉडी की नहीं होती ना, पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम की होती है। अब बच्चों अगर हम देखें ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ये खुद साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की टर्म्स में, जिनको हम उस तरह लिख सकते हैं ना, जैसे मान लो ये साइन स्क्वायर वाला जो है एक्सप्रेशन, आई कैन राइट इट एज 1 - cos 2 ω t वाली फॉर्म में। तो मतलब जो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो भी सिंपल साइन कॉस का फंक्शन बन गया ना। तो क्या मतलब वो कि जो काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी है वो भी एसएचएम परफॉर्म कर रही है, मतलब वो मोशन नहीं है, डोंट कंफ्यूज इट विद मोशन, बट जो उनकी वेरिएशन है वो उसी मैनर में है जिस मैनर में एसएचएम में होती है। मतलब अगर हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे या पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ कैसा बनेगा? जैसे बना ही लेते हैं, लेट से हम बच्चों, आपने साइन कॉस के ग्राफ तो बनाए ही होंगे,
अगर हम देखें बच्चों, जैसे मान लो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ है। साइन स्क्वायर का ग्राफ किस तरीके का होता है बच्चों? इस टाइप का बन जाएगा। जो ये वाला ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का, ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ है, वो कैसा ग्राफ बनेगा? ये ऐसे बन जाएगा। एंड सो ऑन। ठीक है। और जो इन सम का दोनों का सम है वो कांस्टेंट है, तो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी, वाइट इज पोटेंशियल, ब्लू इज। अच्छा, एक वैल्यू लिखते हैं, ये वाली कौन सी वैल्यू आएगी जहाँ जीरो हो रही है? मतलब टाइम की वैल्यू, ये पाई बाय ओमेगा हो जाएगा ना। ये बच्चों मैंने ग्राफ अज्यूमिंग 5 0 करके बनाया, अदरवाइज थोड़ा चेंज हो जाएगा ना। हम्म। तो यहाँ से मुझे बताओ बच्चों कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी है, इनका इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है कंपेयर टू, मतलब जो एसएचएम की फ्रीक्वेंसी होगी? एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। इसका टाइम पीरियड क्या है? पाई बाय ओमेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब डबल हो गई। अगर टाइम पीरियड हाफ है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो गई। तो मतलब वी नीड टू नो कि पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल होती है नॉर्मल एसएचएम।
क्लियर सो फार बच्चों? बढ़े आगे। अब बच्चों इस चैप्टर का मतलब जो एक मेन पार्ट है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने हैं वो पार्ट आता है। आ, होगा क्या, अभी तक हमने मैथ समझ ली है सारी चीज की। देयर वाज हार्डली एनी फिजिक्स एक्सेप्ट फॉर जस्ट नेमिंग टर्म्स एज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, राइट? बाकी तो हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ ही डील कर रहे हैं। अब बच्चों हमें क्या करना है आगे वाले पार्ट में कि हम बहुत सारी फिजिकल सिचुएशंस लेंगे और हम देखेंगे कि उन सिचुएशंस में एसएचएम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है। अब अब क्या होगा कि अगर एसएचएम हो रहा होगा तो हमें पता है कि ये इक्वेशन लगेगी और हम सारा कुछ निकाल सकते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन। बट फर्स्ट स्टेप है कि आइडेंटिफाई करना कि एसएचएम हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसका क्या तरीका होगा बच्चों आइडेंटिफाई करने का? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एसएचएम? अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से दो तरीके हैं कि भाई या तो आप कहोगे कि सर इक्वेशन दे दो, इक्वेशन से हम बता देंगे। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम किसी तरीके से ये आइडेंटिफाई कर पाए कि जो फोर्स है या फिर जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है कि नहीं। तो अगर वो प्रोपोर्शनैलिटी निकल आती है तो हमारे को वहां से मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी पता है कि क्या होगा और फिर हम उससे आगे तो टाइम पीरियड निकाल ही सकते हैं। क्या ये बात समझ आई बच्चों? ठीक है। तो मैं आपको एक केस करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि क्या प्रोसीजर है हमारा। और so these are steps to identify SSM बच्चों। बच्चों हमारे लिए ऑब्वियसली दूसरा तरीका फोर्स वाला ज्यादा इजी है कंपेयर टू इक्वेशन। इक्वेशन तो है ही नहीं हमारे पास ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट स्टेप होता है कि हम जो सिचुएशन देखते हैं, अगर हम एक बात ऑब्जर्व करें, आ, जो हमारी मीन पोजीशन थी आज हमने कैसे समझा कि वो क्या होती है? एक्सट्रीम्स का मिड। इसको एक और तरीके से भी हम समझ सकते हैं, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो होती है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब इक्विलिब्रियम। तो मीन पोजीशन इज आल्सो द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एनी सिस्टम। समझते हो? तो हम क्या करेंगे कि हमें जो सिचुएशन दी होगी, हम उस सिचुएशन में वी विल आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, विच वी नो इज मीन। बट क्या होगा कि हो सकता है सिचुएशन देख के हमें ये ना पता चल रहा हो कि मीन कौन सा है, बट ये तो पता है कि इक्विलिब्रियम कौन सा है ना। वो तो पता है जहां पे भी फोर्सेस बैलेंस हो रही होंगी। अब डिपेंडिंग अपॉन बच्चों की कैसी सिचुएशन है कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर तो हॉरिजॉन्टल में है तो एक्स डिस्प्लेस कर देंगे, अगर वर्टिकल में है तो वाई डिस्प्लेस कर देंगे, अगर कुछ एंगल में कुछ हो रहा है, पेंडुलम टाइप कोई सिचुएशन है, तो हम कुछ एंगल से शिफ्ट कर देंगे।
फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन और हम उधर से फिर अब उसका एफबीडी ड्रॉ कर देंगे। अब बच्चों एफबीडी ड्रॉ करके हम ये चेक कर सकते होंगे कि हम एफबीडी से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अब अगर वो जो ए है वो प्रोपोर्शनल टू -x आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि एसएचएम है। मतलब ए कुछ भी अगर इस फॉर्म का आ गया -cx तो सी क्या होगा, क्या मतलब तो हमारे को यहीं से सीधा टाइम पता चल गया। उसमें भी चल जाएगा काम। हम ये बच्चों देखेंगे, मैंने थोड़ा आगे बताना था, चलो अभी लिख लो कि अगर इस फॉर्म का भी आ जाए ना ए प्रोपोर्शनल टू -x प्लस सम कांस्टेंट सी, मतलब ऐसे लिख लेता ए इक्वल टू मतलब -cx प्लस डी लेट्स से, वो भी ऐसे चल। तो बच्चों सरप्राइजिंगली ऐसा होता है कि आप देखो कि हम एक्सेलरेशन ही निकाल रहे हैं और एक्सेलरेशन से सीधा टाइम आ जाता है हमारे पास। मतलब हमारे को वो करना ही नहीं पड़ा कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालें या कुछ करें, डायरेक्टली टाइम पता चल जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल ले बच्चों, जैसे अब ये स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। जैसे हम पहला केस लेते हैं, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो बच्चों एक स्प्रिंग है, दीवार से जुड़ा हुआ है, एक तरफ एक मास एम से जुड़ा हुआ है, स्मूथ सरफेस पे पड़ा है। ठीक है, हम फिजिकली इतना तो सोच सकते हैं, जैसा जितना हमें स्प्रिंग के बारे में नॉलेज है, कि भाई अगर इस ब्लॉक को हम दबाते हैं तो कैसी मोशन होएगी, कैसी होगी। मतलब टू एंड फ्रो टाइप्स तो समझ आता है फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस की होगा, बट ऑफ कोर्स देयर इज नो वे टू टेल कि वो टू एंड फ्रो मोशन जो है वो एसएचएम होगी या नहीं होगी, इजंट इट। कोई बता सकता है? नहीं बता सकते आप, है ना, क्योंकि एसएचएम बताना या ना बताना इज अ प्योर मैथमेटिकल कंसेप्ट। फिजिकली तो आपको देखने में वो ऑसिलेटरी मोशन ही लग रही है, इजंट इट। तो अब हाउ डू वी प्रोसीड। स्टेप वन क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो कौन सी होगी इस केस में? वो तो नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन होगी।
इस केस में बच्चों जो मोशन होएगी वो किस डायरेक्शन में होएगी, मतलब एक्स वाई थीटा एक्स में ही होगी, है ना, जो होगा एक्स में ही होगा। मतलब ऑफ कोर्स आप कहने को कह सकते हो कि चलो तो ऊपर उठा लेते हैं, बट इट इज गिवन, मान लो कि एक्स में ही मूव करना है। तो अब सेकंड स्टेप क्या है कि हम उसको नेचुरल जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आई उससे एक्स डिस्प्लेस करते हैं और एफबीडी बनाते हैं। मान लो मैंने उसको नेचुरल पोजीशन से एक्स खींचा और उसका एफबीडी बना देता हूँ मैं। क्या आएगा बच्चों एफबीडी में, अगर एक्स खींचा है उसको, फोर्स के एक्स आएगी किधर को, चलो वैसे तो वो भी आएंगी फोर्सेस, एम जी एंड नॉर्मल, बट वी नो कि कैंसिल ही हो रही है या वाई में कोई मोशन नहीं हो रही इस सिचुएशन के हिसाब से। एक फोर्स आएगी बच्चों पीछे को, कितनी के। अब बच्चों एक ध्यान रखना है, सी हमारा स्टेप 3 क्या है, हम स्टेप 2 क्यों कर रहे हैं, एफपीडी बनाने के लिए। मतलब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन ढूंढनी है, मतलब एक्सेलरेशन इज अननोन। क्या हम कभी भी किसी अननोन क्वांटिटी को साइन देते हैं पहले से, नहीं ना। तो हम जो हमारी अननोन क्वांटिटी है बच्चों, उसको मैं एक डिफॉल्ट केस मानते हुए सीधा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं नॉर्मल साइन कन्वेंशन जो हम मानते हैं लेफ्ट राइट वाली, उसके हिसाब से मैंने इसको राइट में ही दिखा दिया। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनैलिटी में माइनस चाहिए, है ना। मतलब ऐसे केसेस बनेंगे आप देखोगे आगे, जहां एक्स के प्रोपोर्शनल तो है लेकिन माइनस नहीं है, तो वो एसएचएम नहीं है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि चलो धक्के से कोई बात नहीं, भी समझ तो आ गया, वो नहीं चलेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द साइंस। तो अब मैं क्या लिखूंगा बच्चों आगे, अब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी स्टेप 3, कैसे लिखूंगा मैं, माइनस के एक्स फोर्स पीछे को है इक्वल टू एम। तो अब ये बन गया यहां से ए इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। तो अब क्या माइनस साइन आ गया, यस। क्या एक्स के प्रोपोर्शनल आ गया, यस। तो जिसका मतलब है कि ये वाला केस एस एच एम का है। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या बन गया, के बाय एम। तो टाइम पीरियड क्या बन गया, तो आप देखो सरप्राइजिंगली बिना कुछ सॉल्व किए या कुछ किए, है ना, सीधा टाइम ही निकला है, वो भी रूट में जाके, और कैसे, है ना आपको कोई वेलोसिटी बताई मैंने, ना कोई डिस्प्लेसमेंट बताई, बट आपको ये बता दिया कि टाइम पीरियड ये है। इसका क्या मीनिंग है बच्चों, टाइम पीरियड का फिजिकल मीनिंग क्या है, एक क्या, एक ऑस्सिलेशन या एक चक्कर कह लो, एक साइकिल कह लो, व्हाट डज दैट मीन। हाँ मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन साइकिल बच्चों। लेट्स से मैंने उसको एक्स से मतलब ये एक्स दूर करके छोड़ दिया, तो बहुत ध्यान से समझते हैं एक साइकिल क्या होगा, क्या होगा अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, मीन पे आ गया। अब फिर आगे,
ये एक साइकिल है। जब जहां से भी आपने देखना शुरू किया, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप मीन से ही डिफाइन करो या एक्सट्रीम से डिफाइन करो। पॉइंट इज कि आपने जहां से भी देखना शुरू किया, एग्जैक्टली वही मोशन रिपीट होनी शुरू हो जाए, वही वेलोसिटी, वही डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों? तो सरप्राइजिंगली आप देखो कि जो हमारा आंसर है वो एक्स पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। मतलब आप स्प्रिंग को चाहे 2 सेंटीमीटर खींचते, चाहे 50 सेंटीमीटर खींचते, वो एक साइकिल कंप्लीट करने में सेम ही टाइम लेगा। ठीक है? फिजिकली ऐसा कैसे हो रहा होगा? वो 50 खींचोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगी, तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, बट वो टाइम उतना ही लेगा एक चक्कर कंप्लीट करने। ठीक है? तो इस तरीके से बच्चों हमारे को पता चल जाता है कि एक बॉडी एसएचएम कर रही है कि नहीं कर रही। हाँ, यहां से हमारे को बच्चों जो बात अभी नहीं पता चली वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैसे पता चलेगा? वो आपको सिचुएशन देखकर कोई ना कोई कंडीशन दी होगी ऐसी जिससे आप एम्पलीट्यूड निकाल पाओ, तो हम आगे देखेंगे। ठीक है? जैसे मान लो आपको वेलोसिटी बता दी किसी भी पॉइंट पे, तो आपके पास v और x का रिलेशन तो है ही ना। तो v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लग के निकल आएगी। बच्चों ये केस समझ आया सबको? तो बच्चों क्या होता है, अगर आप कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लो, ठीक है, ये तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख के दिखाया, आप जैसा मर्जी ले लो, इंक्लाइन प्लेन, लिफ्ट, सैटेलाइट, कुछ भी कर लो, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड हमेशा ही 2 पाई रूट m/k है। मतलब इस केस के लिए वी विल नॉट डिराइव अगेन। ठीक है? अगर आप वर्टिकल भी रख दोगे ना, तो भी इसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट m/k ही आए। हाँ, ये बात एक याद रखेंगे। ना, फ्रिक्शन मिले आइडियल केस। अभी हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जैसे हमने जो पढ़ा कि जहाँ एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। फ्रिक्शन जैसी आएगी तो एनर्जी कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। ठीक है? बच्चों एक बार प्रैक्टिस के लिए ऐसा करो, आप एक केस ट्राई करो, वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक। इसके लिए चेक करो ये बात कि 2 पाई रूट m/k आ रहा है कि नहीं आ रहा।
मैंने कहा था कि जो एक्सेलरेशन है वो अननोन है, तो इसलिए हमने उसको राइट की तरफ ही दिखा दिया। तो आप गलती क्या कर सकते थे कि जैसे हम कहेंगे ना कि आप जैसे ही फोर्स बनाओगे आप कहोगे कि फोर्स तो लेफ्ट को है, तो एक्सेलरेशन लेफ्ट को ही होगी। तो अगर आप एक्सेलरेशन लेफ्ट को ही दिखा देते तो आपकी इक्वेशन क्या बनती, के एक्स इक्वल टू एम में। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस किया उस डायरेक्शन में। हाँ, नहीं तो फिजिकली देख लो, सीधी बात ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो किधर को होनी चाहिए, मीन पोजीशन की तरफ, है ना, कि वो एक्स के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। हाँ, एक तरीका है कि आप जैसे मैंने जो किया कि मैंने तो छोड़ दिया कि मैंने जैसे मर्जी ले लिया और आने दिया। दूसरा है कि आप कहो कि यार मुझे तो पता ही है और मैं पहले ही वो बना दूं। हाँ जी, बोलो भाई, ये आ गया। जैसे सबसे पहले तो आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल ली, वो क्या बन गई, उस पे स्प्रिंग जो है वो खिंचा हुआ होगा कितने अमाउंट से, mg/k। फिर हमने उससे मान लो y और खींच दिया नीचे, यही किया आपने, ठीक है, हो गया बच्चों। मतलब अभी एक मिनट इसमें देख लेते हैं। जैसे बच्चों अब इस केस में मैं बाकी स्टेप्स नहीं कर रहा, मैं सीधा मेन स्टेप पे आ रहा हूँ कि आपने मतलब अब जो भी मीन पोजीशन आई थी लेट से, आपने उससे y नीचे कर दिया, ठीक है। अब मैं y नीचे दिखा रहा हूँ, ध्यान रखना। तो अब एफपीडी में क्या आएगा, mg ऊपर को k y आएगा, y प्लस mg/k। फोर्स तो टोटली लिखोगे आप, mg/k से तो पहले खिंचा हुआ था, अब y से और खिंच गया। अब आप एक्सेलरेशन किधर को दिखाओगे, y की डायरेक्शन में, जिधर को y लिए, अगर आप उसको अननोन की तरह मानते हो। तो अब मेरी इक्वेशन कैसे बनेगी, के वाई प्लस एम जी माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम। तो इसको तो अगेन कोई चीज आ गई है ना, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ऐसा है कि अगर आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पे सिर्फ के वाई भी लिखा होगा तो भी काम चल गया आपका, ठीक है। क्यों, वो सी कांस्टेंट वाला केस बन गया, ठीक है। तो वो मैंने इसीलिए बताया कि यहाँ गलती करके भी काम चल जाता है। आप ऐसे याद रखो, स्टैंडर्ड में कई बार दिक्कत आएगी क्योंकि हाँ फिर y को भी नेगेटिव डालना पड़ेगा ना। मतलब इससे बेटर ये है कि आप क्या करो कि एक्सेलरेशन आप जिधर को डिस्प्लेस किया उसी तरफ को दिखा दो, और बस फिर उस पर साइन कन्वेंशन लगा दो नॉर्मल।
बच्चों बात समझ आ रही है? एक बच्चों इस केस में जो मैं आपको कह रहा था ना कि ड्राइव हो जाता है सिंपली, जैसे आप यहाँ देखो जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, इस केस में चेक करना आसान है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी इस केस में? हाफ के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो लेफ्ट साइड से, वही बन गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इज दिस क्लियर बच्चों? नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की। इसके थोड़े और केसेस को कवर करने के लिए हम ऐसे केसेस की बात करेंगे जहां पे एक से ज्यादा स्प्रिंग लगे हों। हम्म, हाँ हाँ हाँ, वो मैंने उस तरफ माइनस लगा दिया। अच्छा, आपको याद है जैसे 10th क्लास में आप करते थे रेजिस्टर्ड सीरीज पैरेलल, ऐसे ही हम स्प्रिंग्स के भी सीरीज पैरेलल की बात कर सकते हैं, बाई चांस फिगर भी सेम ही है। तो सीरीज का क्या मतलब होता है? एंड टू एंड कनेक्टेड। तो हम निकालना चाहते हैं कि आ, इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग, मतलब इन तीनों स्प्रिंग्स को कंबाइन करके हम सिंगल स्प्रिंग लगा दें जो कि वही काम करे, इजंट इट? कि मतलब जैसे मान लो ये स्प्रिंग जो है वो ऐसे कोई दो दीवारों के बीच में लगा हुआ है, तो उन दो दीवारों को पता ही नहीं चलना चाहिए फर्क, उनको सब कुछ वही लगना चाहिए, वही फोर्स लगनी चाहिए, वही उनके बीच में डिस्टेंस रहना चाहिए, एवरीथिंग शुड रिमेन। ठीक है बच्चों, अगर हम जैसे हम नॉर्मली मासलेस स्प्रिंग्स ही लेके चलते हैं, जैसे मैं ये जो जंक्शन पॉइंट्स हैं मैं इनकी बात करूं, लेट्स से ए या बी, तो क्या मैं पॉइंट ए या फिर पॉइंट बी के एफबीडी से ये कह सकता हूँ कि ए फॉर अ मिनट लेट्स अज्यूम कि सारे स्प्रिंग्स खिंचे हुए ही हैं, ठीक है? तो पॉइंट ए पे K1 वाला स्प्रिंग किधर को फोर्स लगा रहा होगा? लेफ्ट को। K2 वाला राइट को। अब पॉइंट ए तो एक मासलेस पॉइंट ही है, तो उससे क्या बनेगा? K2x2 माइनस K1x1 इज इक्वल टू 0, तो वो फोर्स सेम होगी। ये दिखा देते हैं हम। नहीं, मैंने कहा था कि मासलेस में फोर्स बैलेंस तो हमेशा होता है, जैसे हम वो नहीं कर रहे थे मासलेस पुली वाला जो 2T और T आता था, वो भी तो इस तरह ही आता था ना। तो इस पॉइंट ए पे बचो अगर मैं लेफ्ट वाले स्प्रिंग की बात करूं तो वो फोर्स लगाएगा K1x1, राइट वाला स्प्रिंग लगाएगा K2x2। तो फॉर पॉइंट ए K2x2 माइनस K1x1 इज इक्वल टू उसका मास इंटू उसकी एक्सेलरेशन, मास 0 है,
मेरे पास आ गया कि k1x1 इज इक्वल टू k2x2, और इसको बच्चों अगर मैं आगे भी एक्सटेंड करूंगा तो, और ये बेसिकली क्वांटिटी है क्या बच्चों? फोर्स। तो हर स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लग रही होगी वो सेम होगी। अब बच्चों जो हमारा नया स्प्रिंग होगा, जैसे हमने कहा कि जो इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग है उसके लिए सब कुछ सेम होना चाहिए, तो मतलब उसके लिए फोर्स की वैल्यू तो वही होनी चाहिए, और उसके लिए इलोंगेशन कितनी होनी चाहिए बच्चों नए स्प्रिंग के लिए? अगर मैंने एक को x1 खींचा, एक को x2 और एक को x3, तो टोटल तो मैंने सिस्टम को कितना इलोंगेट किया, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो जो नया स्प्रिंग है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 इलोंगेट होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे आप x1 को पुट कर दो एज, क्या पुट करोगे ऊपर वाली इक्वेशन से? k1 प्लस, राइट बच्चों? तो आप देखो कि रिजल्ट उल्टा है, जो वहां पे सीरीज का था वो यहाँ पे पैरेलल का है, या उल्टा, जो यहाँ पे सीरीज का है वो वहां पैरेलल वाला रिजल्ट। तो देखो बच्चों क्या बातें याद रखनी है, सीरीज का मतलब क्या है, एंड टू एंड। सीरीज में कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है? फोर्स। ठीक है, और उसका रिलेशन। तो आप ऐसे अगर आपको किसी क्वेश्चन में स्प्रिंग्स दिए होंगे तो आप उनको कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, और फिर आप कंबाइन करके फिर फॉर्मूला वही लग जाएगा 2 √m/k। ठीक है, अब यहाँ दूसरा केस बन जाता है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का बच्चों मीनिंग क्या होता है? क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में? इलोंगेशन से। हम्म। हाँ वही, तो भी चल जाएगा। वो मैंने सर इसलिए नहीं लिया वो केस, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा केस हो जहाँ इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, स्प्रिंग्स मूव कर रहे हैं लेट्स से, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी ना। ओके, तो अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा
कि हर स्प्रिंग सेम अमाउंट से खिंचा होगा, ये आप मान रहे हो? तो मान लो हर स्प्रिंग एक्स अमाउंट से खिंचा हुआ है, तो दीवार पे कितनी फोर्स लग रही होगी? K1 x प्लस K2 x प्लस K3 x, जो कि क्या बन गया? अगर मान लो इसकी जगह न्यू स्प्रिंग होता तो हम उसका सिर्फ kx लिख देते ना। तो यहाँ पे k बन गया। अंडरस्टूड? तो ये बच्चों सीरीज पैरेलल से क्या फायदा हो जाएगा आपको? जैसे क्वेश्चंस में जहाँ पे मल्टीपल स्प्रिंग्स लगे होंगे, तो आप वहाँ पे सीरीज पैरेलल से करके एक सिंगल k निकाल लोगे, तो उससे 2π√m/k करके आंसर आ जाएगा। ठीक है। अभी के लिए बच्चों ऐसा होगा कि जितने हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपका मास एक होगा ना। यू नो हाउ टू कंबाइन स्प्रिंग्स, यू डोंट नो हाउ टू कंबाइन मासेस, राइट? हम ये नहीं कर सकते कि हम कहें कि सीधा टोटल मास ऐड कर दिया। हम देखेंगे सिचुएशन में कि कैसा करना होता है। ये बच्चों क्लियर हो गया? अब दूसरा केस बनता है बच्चों, ये पूरा केस जो चला रहा था ये था, मतलब हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए कर रहे थे, उसमें हमने कॉम्बिनेशन की बात कर ली। तो एक बार पेंडुलम का मतलब क्या होता है कि आपने नीचे एक कोई भी बॉल या बॉब कहते हैं उसको हैंग कर दिया विद सम थ्रेड। तो मैंने स्पेसिफिकली, आप देखो, एक एल डैश दिखाया है जो लेंथ ऑफ थ्रेड हो गया, और आर हो गया रेडियस ऑफ बॉल। तो सिंपल पेंडुलम की बच्चों डेफिनेशन ही होती है कि जहां पे आर जो है इट इज मच स्मॉलर कंपेयर टू एल डैश। ठीक है, मतलब हम उसको एक तरह से पॉइंट मास मान रहे हैं। तो बच्चों यही इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है, करेक्ट? अब क्या करूं मैं, इसको थीटा से डिस्प्लेस कर दें।
तो लेटेस्ट से हमने उसको जो थीटा से डिस्प्लेस कर दिया, अब यहीं पे इसका एफबीडी भी दिखा देते हैं। ये mg हो गया और t हो गया। बच्चों यहाँ पे क्योंकि एंगुलर वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ रोटेशनल मोशन लगेगी, बिल्कुल बेसिक, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब वी विल बी अप्लाइंग टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, बस, ठीक है। वाई बिकॉज अब हमें, जैसे पहले हम एक्स और ए में रिलेशन ढूंढ रहे थे, यहाँ पे हमें किस में चाहिए, अल्फा और थीटा में। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में एक्स की डायरेक्शन में ए दिखाया था, ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की डायरेक्शन में अल्फा दिखा देंगे। ठीक है जी। अब बच्चों व्हाट विल बी द टॉर्क अबाउट पॉइंट पी। mg डिस्टेंस बताओ, थीटा पे बाद में आएंगे, पहले डिस्टेंस कितना है, एल क्या है, यहाँ पे तो मैंने एक एल डैश लिखा है, एक आर लिखा है, एल डैश प्लस आर है ना, तो एम जी इंटू एल डैश प्लस आर इंटू कौन सा कॉम्पोनेंट, ठीक है। ये टॉर्क किधर को लग रही है बच्चों, मतलब क्लॉकवाइज, भी लिखेंगे तो टॉर्क लिखिए इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या होगा, वो तो इग्नोर कर दिया ना, आर तो छोटा ही है, पॉइंट मास मान लो, पॉइंट मास रेडियस आर में घूमे, इसमें आर में घूमे, एम एल डैश इंटू अल्फा, और अल्फा हमने कैसे दिखाया हुआ है, मतलब इस फिगर के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज दिखाया हुआ है, तो क्या करना होगा मुझे, माइनस कराना होगा, ठीक है जी। अब बच्चों ये जो सबको क्लियर हो गया शिप, अब ये जो बच्चों एल डैश प्लस आर है, इसको मैं एल से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, रिमेंबरिंग दैट कि हमारे को क्या लेना होता है, एल क्या है, सेंटर से, मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जो बॉल है हमारी उसके सेंटर का डिस्टेंस, ठीक है। कई बार हम ऐसे बोल देते हैं कि एल इज लेंथ ऑफ थ्रेड, वो नहीं बोलना, हमें डिस्टेंस बोलना है, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस। तो यहां से अब बच्चों एक तो एक कटी गया एल डैश प्लस आर, तो मेरे पास क्या बन गया, अल्फा इज इक्वल टू एम कट गया माइनस जी बाय एल साइन थीटा। चलो लेट इट बी, इसको अभी आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या करना है। आपने बच्चों होमवर्क में
और ई पार्ट हाँ 3A का बी पार्ट करूंगा मैं जान के अभी आगे नहीं दे रहा 3A बी कर लेना देखना ये ई पार्ट ही है ना स्प्रिंग वाला आई थिंक डी वाला पेंडुलम है और इसका आगे ई स्प्रिंग है ना हाँ बस जिसको स्प्रिंग पेंडुलम लिखा हुआ है